हेलो गाइस, वेलकम टू आईज पॉइंट। दिस इज़ अदिति पांडे। यूपीएसआई महासंग्राम 2021। अगर आपको यूपीएसआई से रिलेटेड नोट्स चाहिए हो तो आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे आईएस पॉइंट में। ये नोट्स 250 पीडीएफ के फॉर्म में है जो टॉपिक टू टॉपिक है, सो दैट आपको रिवीजन में भी काफ़ी आसानी रहेगी। 149 रुपीज़ में है, आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए हो तो व्हाट्सएप नंबर है 9455527233। थैंक यू। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। हाय गाइस, वेलकम टू आईज पॉइंट। दिस इज़ अदिति पांडे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा न्यू चैप्टर। इट वाज लेसन 8 है ये, परिवहन एवं संचार। हमने प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ क्रियाकलाप देखे हैं, पंच क्रियाकलाप भी देख चुके हैं हम, और उसमें कुछ परिवहन का पार्ट था जिसे हमने पढ़ा। आप प्रीवियस वीडियोस में जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसमें भी हम यही जानेंगे कि परिवहन क्या है। तो जैसा कि हमने बताया था कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किसी वस्तु को कहलाती है। हाँ, परिवहन के माध्यम और उसके कई सारी इफ़ेक्ट्स होते हैं। लाइक अगर हमें कहीं यहाँ से जाना है तो हम ऑटो भी कर सकते हैं, रिक्शा भी कर सकते हैं, साइकिल भी है, बाइक भी है, स्कूटी भी है, ट्रक भी है, ट्रैक्टर भी है, एरोप्लेन भी है, बस भी है, ट्रेन भी है। बहुत सारे उसके माध्यम हैं। तो उसी तरीके से इसमें बताया गया है कि परिवहन की विधाएँ कौन कौन सी हैं। तो परिवहन की प्रमुख विधाएं कौन सी हैं? स्थल विधा है, जल विधा है, वायु विधा है और पाइपलाइन की विधा भी है। पाइपलाइन की जो विधा है ना, उसमें मोस्टली यात्री बहुत ज़्यादा वहन नहीं करते, लेकिन परिवहन में केवल माल का वहन होता है, यानी केवल किसी वस्तु को लेके जाया जाता है, ठीक है। लेकिन जो स्थल, जल तथा वायु विधा है उसमें यात्री भी जा सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे। तो आइए चलते हैं सबसे पहले स्थल में। उसके अंतर्गत कौन कौन सी विधाएं आएंगी? सड़क परिवहन आएगा। जैसे कि आप जानते हैं, दूरी जितनी अधिक होगी पूंजी उतनी ही अधिक लगेगी और टाइम भी टेकन उतना ही अधिक होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। सड़कें, छोटी दूरियों के लिए सड़क परिवहन ये ठीक रहता है और आर्थिक दृष्टि से भी काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होता है, क्योंकि घर घर हम सड़क परिवहन के द्वारा वस्तुओं को पहुंचा सकते हैं, ठीक है। महामार्ग क्या होते हैं? महामार्ग दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली कुछ पक्की सड़कें होती हैं जिन्हें हम महामार्ग कहते हैं। इनका निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि अबाधित रूप से यातायात का आवागमन हो सके। ये 80 मीटर चौड़ी लगभग सड़कें होती हैं। विकसित देशों में प्रत्येक नगर और पत्तन नगर महामार्गों द्वारा ही जोड़े जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। सीमावर्ती सड़कें, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के सहारे बनाई गई जो सड़कें होती हैं ना, उन्हें ही सीमावर्तीय सड़कें कहते हैं, ठीक है। ये प्रायः सभी देशों में गांवों एवं सैन्य शिविरों तक वस्तुओं को पहुंचाने के लिए ऐसी सड़कों का निर्माण किया जाता है। आगे चलते हैं। रेल मार्ग। रेल मार्ग तो आपको पता ही है, यानी कि ट्रेन। इसका उपयोग हम कब करते हैं? जब दूरी बहुत अधिक हो या दूरी कम हो तो भी हमारे पास टाइम नहीं हो, ठीक है। यानी कि हम समय को बचाने के लिए करते हैं, और बहुत अधिक दूरी तक हम आसानी से पहुंचने के लिए भी ट्रेन का उपयोग करते हैं। ये यात्रियों को भी लेके जाती हैं और कुछ वस्तुओं को भी लेके जाती हैं। विश्व में लगभग रेल यातायात मार्ग हैं। यूरोप में विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। यहाँ रेल मार्ग लगभग 4,40,000 किलोमीटर लंबे हैं, जिनमें से अधिकांश दोहरे व बहुमार्गीय हैं। आगे चलते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। उससे पहले ये जानते हैं महाद्वीप के कुछ प्रमुख रेल मार्ग हैं। ये कौन कौन से हैं? पहला है बेंगुएला रेल मार्ग, जो कि अंगोला से कटंगा, ज़ाम्बिया तांबे में पेटी से होकर जाता है। दूसरा है तंजानिया रेल मार्ग, जो कि जाम्बिया ताम्र पेटी के तट पर स्थित दार ए सलाम तक। और तीसरा है बोस्वाना और जिम्बाब्वे से होते हुए रेल मार्ग, जो स्थलरुद्ध राज्यों को दक्षिण अफ्रीकी रेल तंत्र से जोड़ता है। और चौथा कौन सा है? और चौथा है दक्षिण अफ्रीका गणतंत्र में केपटाउन से प्रेटोरिया तक ब्लू ट्रेन।
ठीक है। अन्य स्थान भी हैं जैसे कि अल्जीरिया है, सेनेगल है, नाइजीरिया, कीनिया इत्यादि जगहों पर भी पत्तन नगरों को आंतरिक केंद्रों से जोड़ा जाता है, परंतु ये अन्य देशों के साथ अच्छे रेल तंत्र की रचना नहीं करते हैं। आगे चलते हैं। पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, ये क्या होता है? ये रेल मार्ग पूरे महाद्वीप से गुजरते हुए इसके दोनों छोरों को जोड़ते हैं। आइए आगे चलते हैं। पार साइबेरियन रेल मार्ग, तो ये रूस का काफ़ी ज़्यादा प्रमुख रेल मार्ग है जो पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग से पूर्व में प्रशांत महासागर तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक और मॉस्को, कजान, ट्यूमिन, नोवोसिबिर्स्क और चिता और खबरोवस्क से होता हुआ जाता है। यह एशिया का सबसे महत्वपूर्ण और विश्व का सर्वाधिक लंबा लगभग 9,322 किलोमीटर दोहरे पथ से युक्त विद्युतीकृत पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है। इसने अपने एशियाई प्रदेश को पश्चिमी यूरोप बाजारों से जोड़ा है। यह रेल मार्ग यूराल पर्वतों, ओब और येनिसी नदियों से होकर गुजरता है। आगे चलते हैं। पार कैनेडियन रेल मार्ग, ये कनाडा की रेल है जो लगभग 7,050 किलोमीटर लंबी पूर्व में हैलिफैक्स से प्रारंभ होकर विनिपेग और कैलगरी से होते हुए पश्चिम में प्रशांत तट पर स्थित वैंकूवर तक जाती है। इसका निर्माण 1886 में मूल रूप से एक संधि के अंतर्गत पश्चिमी तट पर स्थित ब्रिटिश कोलंबिया को राज्यों के संघ में सम्मिलित करने के उद्देश्य से किया गया था। बाद में वर्षों के क्यूबेक मॉन्ट्रियल औद्योगिक प्रदेश को प्रेयरी प्रदेश की गेहूं मेखला और उत्तर में शंकुधारी वन प्रदेश से जोड़ने के कारण इस रेल मार्ग का महत्व काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और ये इन प्रदेशों में प्रत्येक दूसरे का संपूरक बन गया। विनिपेग से थंडर खाड़ी यानी कि सुपीरियर झील जो है तक एक समृद्ध मार्ग इस रेल लाइन को विश्व के सर्वाधिक महत्वपूर्ण जल मार्गों से एक से गेहूं और मांस इस मार्ग द्वारा किए जाने वाले महत्वपूर्ण निर्यात हैं। आप इस चीज़ को लर्न कर सकते हैं, इसमें बहुत सी चीज़ें लर्न करने वाली हैं। जैसे पार कैनेडियन रेल मार्ग जो है इसमें सबसे अधिक निर्यात किस चीज़ का होता है ये आपसे पूछा जा सकता है। तो पहला तो गेहूँ होगा, दूसरा मांस होगा। ये आर्थिक धमनी भी इसे कही जाती है कनाडा की, ठीक है। संघ और प्रशांत रेल मार्ग, यह रेल लाइन अटलांटिक तट पर स्थित न्यूयॉर्क को क्लीवलैंड, शिकागो, ओमाहा, इवांस, आगडन और सैक्रामेंटो से होते हुए प्रशांत तट पर स्थित सैन फ्रांसिस्को में मिलाती है। ये जो मार्ग है इस मार्ग द्वारा किए जाने वाले सर्वाधिक मूल्यवान निर्यात जैसे कि अयस्क हैं, कुछ अनाज हैं, कागज, रसायन और कुछ मशीनरियां भी हैं। आगे चलते हैं। ऑस्ट्रेलियाई पर महाद्वीपीय रेल मार्ग, यह रेल लाइन जो है ये पश्चिमी तट पर पर्थ से प्रारंभ होकर कलगुरली, ब्रोकल हील और पोर्ट ऑगस्टा से होकर पूर्वी तट पर स्थित सिडनी को मिलाते हुए महाद्वीप के दक्षिणी भाग के आर पार पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है। ओके, आगे चलते हैं। ओरिएंट एक्सप्रेस, यह लाइन पेरिस की स्ट्रेसबर्ग, म्यूनिख, वियना, बुडापेस्ट और बेलग्रेड से होती हुई इस्तांबुल तक जाती है। इस एक्सप्रेस लाइन द्वारा लंदन से इस्तांबुल तक लगने वाला जो यात्रा का समय है ना वह मार्ग से लगने वाले समय के 10 दिनों की तुलना में घटकर मात्र 96 घंटे रह गया है। यह रेल मार्ग द्वारा होने वाले प्रमुख निर्यात पनीर, सुअर का मांस, जई, कुछ शराब, फल व मशीनरी इत्यादि होते हैं। आगे चलते हैं। जल परिवहन, किसी भी वस्तु या व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना, इसके अंतर्गत क्या क्या आएंगे? समुद्री मार्ग है, जिसे महासागर सभी दिशाओं में मुड़ सकने वाले ऐसे महामार्गों को प्रस्तुत करते हैं जिनकी कोई रख रखाव की लागत नहीं होती। समुद्री जहाज़ों द्वारा महासागरों का मार्गों के रूप में रूपांतरण मनुष्य के लिए अनुकूलन की एक महत्वपूर्ण घटना है, जिसमें एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक हम स्थूल पदार्थों को लंबी दूरियों तक वायु परिवहन की अपेक्षा ये काफ़ी ज़्यादा सस्ता भी पड़ता है, यानी ये चीप एंड बेस्ट होता है, ठीक है। और इनके जो यातायात के साधन हैं वो काफ़ी सारी सुविधाओं से लैस भी होते हैं। आगे चलते हैं और जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग।
सबसे पहला है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। यह मार्ग औद्योगिक दृष्टि से विकसित विश्व के दो प्रदेशों उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोप को मिलाता है। यह विश्व का 1/4 विदेशी व्यापार इस मार्ग के द्वारा ही होता है। किस मार्ग के द्वारा? उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग के द्वारा। इसलिए यह विश्व का व्यस्ततम व्यापारिक जलमार्ग है तथा दूसरे अर्थों में इसे वृहद ट्रंक मार्ग भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। भूमध्य सागर हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग। ये काफ़ी लंबे लंबे नाम हैं, लेकिन आपको लर्न तो करना ही पड़ेगा। इस चैप्टर में आपको लर्निंग का बहुत ज़्यादा मटेरियल मिलने वाला है। यह समुद्री मार्ग प्राचीन विश्व के हृदय स्थल कहे जाने वाले क्षेत्रों से होकर गुजरता है और किसी भी अन्य मार्ग की अपेक्षा अधिक देशों से होकर, अब अधिक देशों से हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये काफ़ी ज़्यादा सेवाएँ भी प्रदान करेगा, यानी एक्सपोर्टेशन। ठीक है, तो जैसा कि हमने जाना कि इसमें काफ़ी ज़्यादा अधिक देशों से कनेक्ट होता है, तो जब कनेक्ट होता है तो लोग इसे एनहांस करना चाहेंगे, यानी इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे मार्ग बनाए गए हैं और स्वेज नहर के निर्माण से ये जो दूरी है अत्यधिक कम भी हो गई है। आगे चलते हैं। उत्तरमाशा अंतरीय समुद्री मार्ग। यह व्यापारिक मार्ग अत्यधिक औद्योगिक पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इत्यादि अर्थव्यवस्थाओं से जोड़ता है। अब इसमें क्या क्या देखने को मिलता है? कृषि तथा पशुपालन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है इन जगहों पे। तो स्वेज नहर के निर्माण से पहले ये लिवरपूल और कोलंबो को भी जोड़ता था, जो स्वेज मार्ग से 6400 किलोमीटर लंबा था। इसके अंतर्गत सोना, हीरा, तांबा, मूंगफली, गिरी का तेल, कहवा इत्यादि प्राकृतिक साधनों का यातायात होता है। आगे चलते हैं। दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग। अटलांटिक महासागर के पार यह एक अन्य महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है जो पश्चिमी यूरोपीय और पश्चिमी अफ्रीकी देशों को जोड़ता है। ठीक है, तथा ये कुछ भाग्यों में काफ़ी ज़्यादा बड़े पैमाने पर इसका औद्योगिकीकरण भी हुआ है, पर यहाँ पे यातायात बहुत कम है। आगे चलते हैं। उत्तरीय प्रशांत समुद्री महासागर से जाने वाले मार्ग। ये प्रशांत महासागर के आर पार व्यापार अनेक मार्गों द्वारा संचालित होता है। वृहद वृत्त पर स्थित सीधा मार्ग वैंकूवर और याकोहामा को जोड़ता है और यात्रा की दूरी को कम करके 2480 किलोमीटर आधा कर देता है। यह समुद्री मार्ग उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित पत्तनों को एशिया के पत्तनों से जोड़ता है। ये हैं वैंकूवर, सिएटल, पोर्टलैंड, सैन फ्रांसिस्को जो कि अमेरिका की ओर है, और याकोहामा, कोबे, शंघाई, हांगकांग, मनीला और सिंगापुर। आगे चलते हैं। दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग। यह समुद्री मार्ग पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका को जोड़ते हैं पनामा नहर से होते हुए। इस मार्ग का प्रयोग फिलीपींस और इंडोनेशिया पहुंचने के लिए किया जाता है। तटीय नौ परिवहन। यह स्पष्ट है कि जल परिवहन काफ़ी ज़्यादा सस्ता साधन है, इसलिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट और एक्सपोर्टेशन होता है। नौ परिवहन नहरें स्वेज और पनामा दो ऐसी महत्वपूर्ण मनुष्य निर्मित नौवाहन नहरें तथा जलमार्ग हैं जो पूर्वी एवं पश्चिमी विश्व दोनों के ही लिए प्रवेश द्वारों का काम करती हैं। अब पढ़ लेते हैं थोड़ा सा स्वेज नहर के बारे में भी। इसका निर्माण 1869 में मिस्र के उत्तर में पोर्ट सईद व दक्षिण में स्थित पोर्ट स्वेज के मध्य भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ने हेतु किया गया था। यह यूरोप को हिंद महासागर में एक नवीन प्रवेश मार्ग प्रदान करता है तथा लिवरपूल एवं कोलंबो के बीच प्रत्यक्ष समुद्री मार्ग की दूरी को उत्तमाशा अंतरीय मार्ग की तुलना में घटाता है। यह जल बंधकों से रहित समुद्र सतह के बराबर नहर है जो लगभग 160 किलोमीटर लंबी और 11 से 15 किलोमीटर गहरी है। आइए अब जानते हैं पनामा नहर के बारे में। पनामा नहर अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इसका निर्माण पनामा जल डमरू मध्य के आर पार पनामा नगर एवं कोलोन के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया है। ये दोनों ही और के 8 किलोमीटर क्षेत्र को खरीदकर इसे नहर मंडल का नाम दिया गया। तो आप बता सकते हैं, अगर कोई पूछे कि नहर मंडल का नाम किसे दिया गया है तो पनामा नहर को। ठीक है, आगे चलते हैं। आंतरिक जलमार्ग। नदियाँ, नहरें, झीलें इत्यादि प्राचीन समय से जलमार्ग रहे हैं, लेकिन कुछ
यातायात हेतु हम आंतरिक जलमार्गों का भी उपयोग करते हैं। जैसे कि कुछ क्षेत्र होते हैं, जैसे सघन वनों से जो युक्त क्षेत्र होते हैं ना, उनमें नदियां ही परिवहन का एकमात्र साधन होती हैं। अत्यधिक भार मतलब जिनका भार काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि कोयला, सीमेंट, इमारती लकड़ी तथा कुछ धातु इत्यादि, इन सब का यातायात इन्हीं मार्गों के सहारे किया जाता है। प्राचीन काल में परिवहन के मुख्य राजमार्ग के रूप में नदी मार्ग को ही प्रयुक्त किया जाता था, क्योंकि इसे काफ़ी ज़्यादा सुलभ यानी कि चीप एंड बेस्ट माना जाता था। राइन जलमार्ग, राइन नदी जर्मनी और नीदरलैंड से होकर प्रवाहित होती है। जो नीदरलैंड है ना, उसमें रोटरडम में अपने मुहाने से लेकर स्विट्ज़रलैंड में बेसल तक 700 किलोमीटर लंबाई में नौकायन योग्य होते हैं, यानी कि नौका से जाया जा सकता है, जो कि हेल्पफुल रहता है। और यह नदी एक संपन्न कोयला क्षेत्र से भी प्रवाहित होती है, तो ये कोयला की ट्रांसपोर्टेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। आगे चलते हैं, डैन्यूब जलमार्ग। यह महत्वपूर्ण आंतरिक जलमार्ग पूर्वी यूरोपीय भाग को, मतलब पूर्वी यूरोप के जो भाग हैं, उन्हें अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। ये ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है तथा कई सारी देशों से होकर गुजरती है, ठीक है, तथा इमारती लकड़ियाँ इत्यादि निर्यात किए जाते हैं। वोल्गा जलमार्ग, रूस में अत्यधिक संख्या में विकसित जलमार्ग पाए जाते हैं, जिनमें से वोल्गा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये कहाँ से शुरू होती है? ये काफ़ी ज़्यादा नौकायन की सुविधा उपलब्ध कराती है तथा कैस्पियन सागर में जाकर मिल जाती है। वोल्गा मास्को नहर इसको मास्को प्रदेश से तथा वोल्गा डोन नहर काला सागर से जोड़ती है। आगे चलते हैं वायु परिवहनों पे। वायु परिवहन परिवहन का एक तीव्रतम साधन है, परंतु ये काफ़ी ज़्यादा महंगा भी होता है। वायुयानों के निर्माण तथा उनकी कार्य प्रणाली के लिए अत्यंत विकसित अवस्थापनात्मक सुविधाएं, जैसे कि विमानशाला, भूमि पर उतरने, ईंधन तथा रखरखाव की सुविधा की व्यवस्था होती है। अब देखिए, जब हम वायु से यातायात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, एयरपोर्ट बनाना होगा, भूमि पर उतारने के लिए स्पेस चाहिए होता है, ठीक है। जैसे कि जब एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर उतरता है तो उसे लैंड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है। वहाँ पे सिक्योरिटी चाहिए होती है कि कोई आए ना, तथा रख रखाव, ईंधन की काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं, तो ये काफ़ी ज़्यादा खर्चीला होता है। तो ये जानते हैं कुछ अंतर महाद्वीपीय वायु मार्ग। उत्तरी गोलार्ध में अंतर महाद्वीपीय वायु मार्गों में एक सुस्पष्ट पूर्व पश्चिमी पट्टी है। यह अमेरिका, यूरोप तथा वायु मार्गों का सघन जाल पाया जाता है। लगभग 60% भाग जो है इसका प्रयोग अकेला संयुक्त राज्य अमेरिका करता है। न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, एम्स्टर्डम और शिकागो नोडीय बिंदु हैं जहां अभिसरित होते हैं अथवा सभी महाद्वीप की ओर विकिरित होते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं पाइपलाइंस। जल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे तरल एवं गैसीय पदार्थों को जब यातायात के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तो पाइपलाइनों का उपयोग करते हैं, ठीक है, तथा जल की आपूर्ति भी तो पाइपलाइन से ही की जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पादक क्षेत्रों और उपभोग क्षेत्रों के बीच तेल पाइपलाइनों का एक सघन जाल पाया जाता है। बिग इंच एक ऐसी ही प्रसिद्ध पाइपलाइन है। ये जो बिग इंच है ना, ये एक बहुत ही प्रसिद्ध पाइपलाइन है जो कि मेक्सिको की खाड़ी में स्थित तेल के कुओं से उत्तर पूर्वीय राज्यों में तेल लेके जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रति टन किलोमीटर कुल भार का 17% भाग पाइपलाइनों द्वारा ही लेके जाया जाता है। भारत में भी पाइपलाइनों का प्रयोग तेल के कुओं को तेल परिशक्करणशालाओं और पतनों तथा घरेलू बाजारों से जोड़ने के लिए भी किया जाता है। मध्य एशिया में स्थित तुर्कमेनिस्तान से पाइपलाइन को ईरान और चीन के कुछ भागों तक लेके जाते हैं। प्रस्तावित ईरान भारत वाया पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय तेल और प्राकृतिक गैस पाइपलाइन विश्व में सर्वाधिक लंबी होगी। आगे चलते हैं संचार, जैसे टेलीफोन है, टेलीग्राफ है इत्यादि। अब हम इसमें जानेंगे उपग्रह संचार, यानी कि अब हम अपने इस पृथ्वी पे तो हम लोगों ने सबसे लगभग संचार कर लिया,
यानी कि हम किसी से भी कभी भी फ़ोन पे बात कर सकते हैं। फिर हमने सोचा कि क्यों ना दूसरे ग्रहों की भी खोज की जाए। अगर कहीं घूमने जाना हुआ तो हम अमेरिका, लंदन, इन सब जगह तो बहुत आसानी से जा सकते हैं ना, लेकिन हम मंगल पे घूमने चले जाएँ, मून पे घूमने चले जाएँ तो ये थोड़ी सी यूनिक बात होगी, और यूनिक चीज़ें तो सबको पसंद आती हैं। तो हमने उपग्रह संचार की सुविधा यानी कि उस पर भी रिसर्च करना शुरू कर दिया। और 1970 यानी कि 1970 में जब से संयुक्त राज्य अमेरिका एवं पूर्व सोवियत संघ के द्वारा अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी शोध किया गया है, तब से उपग्रह के माध्यम से होने वाले संचार ने एक नवीन युग का आरंभ कर दिया है। पृथ्वी की कक्षा में कृत्रिम उपग्रहों के सफलतापूर्वक प्रेक्षण के कारण अब ग्लोब के उन दूरस्थ भागों को भी जोड़ा गया है जिनका यथास्थान सत्यापन बहुत ही सीमित था, और अभी भी हम उस पर रिसर्च कर रहे हैं। आगे चलते हैं। साइबर स्पेस इंटरनेट। साइबर स्पेस विद्युत द्वारा कंप्यूटरकृत स्पेस का संसार है। यह वर्ल्ड वाइड वेबसाइट जैसे इंटरनेट द्वारा आवृत है। सरल शब्दों में भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के शारीरिक संचलन के बिना कंप्यूटर पर सूचनाओं के प्रेषण और प्राप्ति की विद्युतीय अंकीय दुनिया है। यानी कि जब हम साइबर को स्पेस इंटरनेट से